स्कूल डिसिप्लिन क्या होता है और किस तरीके से स्कूल डिसिप्लिन को हम मेंटेन कर सकते हैं, व्हाट आर द क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर स्कूल डिसिप्लिन, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं अपने स्कूल डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, स्कूल डिसिप्लिन का जो आइडिया है वो किस चीज को रेफर करता है? इट रेफर्स टू द कोड ऑफ कंडक्ट that governs students behavior and ensures a conducive learning environment। ये स्कूल डिसिप्लिन एक कोड ऑफ कंडक्ट को रेफर करता है, ये एक ऐसे तरीके को रेफर करता है जिसमें स्टूडेंट्स का जो मूड होता है, स्टूडेंट्स का जो बिहेवियर होता है उसको रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, और एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है जहां पर वो अपनी पर्सनल ग्रोथ को या जो उसके माशरे में जो उसकी जो लर्निंग है उसको ज्यादा इम्प्रूव करवा सके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि उसके लिए कंड्यूसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है जिसको सामने रखकर उसका जो टीचिंग लर्निंग का जो मैकेनिज्म होता है वो अच्छी तरीके से रेगुलेट हो सकता है और इनके दरमियान इनकी परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी हो सकती है। इट आल्सो मेंटेन्स ऑर्डर एंड सेफ्टी, मतलब ये एक ऑर्डर को मेंटेन करता है कि किस तरीके से माशरे में या स्कूल में किस तरीके से एक मैकेनिज्म होगा, कैसे सुबह रिसेस होगी, किस तरीके से बच्चे आएंगे, किस तरह से वो ऑर्डर में या क्यू में खड़े होंगे, और किस तरीके से वो अपनी फॉर एग्जांपल क्लासेस को मूव ऑन करेंगे, किस तरीके से वो रिसेस में अपने या जो ब्रेक होता है उसमें अपने काम सर अंजाम देंगे, किस तरीके से वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी को सर अंजाम देंगे। तो हर चीज का एक ऑर्डर होगा, हर चीज का एक सीक्वेंस होगा, हर चीज का एक चैनल होगा, एक ऑर्गेनाइज्ड मेथड होगा जिसके जरिए से वो क्या करते हैं, ऑर्डर को मेंटेन करते हैं स्कूल डिसिप्लिन की तरफ से, और सेफ्टी को भी। यूजुअली क्या होता है, जब स्कूल में डिसिप्लिन होता है, हर चीज का एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है, तो हर चीज एक इट्स ओन मैकेनिज्म में चल रही होती है, तो उनके दरमियान सेफ्टी भी होता है। इट इज जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड, अगर उनके अंदर ऑर्डर मौजूद एक तरीके से खेला जा रहा है तो एवरीबडी वुड बी सिक्योर एंड healthy enough। In the very same way, it promotes respect and moral development. School discipline also ensures that there should be love, peace, and harmony. Seniors should be respecting the juniors, juniors should be respecting the seniors. Similarly, the teacher-student relationship should be quite developed, and all of them should be working in such a way that none of none of the members would be deviating from the set principles and rules and regulation, and all should be paying equal honor and regard to everyone, irrespective of any difference. And facilities uninterrupted learning. It facilitates uninterrupted learning basically means that usually when we are not disciplined, when we do not have enough resources, when we do not organize ourselves, सो यूजुअली हमारा क्या होता है कि हमारी जो सर्विसेज होती है वो इंटरप्ट हो जाती हैं, उसके अंदर मुदाखलत आ जाती हैं, और फिर कभी कभार ऐसे होता है कि आपकी क्लासेस वक्त पे नहीं होती, कभी इस तरह होता है कि आपकी क्लासेस आगे पीछे होती हैं, कभी आपके कोर्सेज कंप्लीट नहीं होते। तो इस तरह की सूरत में क्या होता है, आपकी जो लर्निंग जो होती है वो अनइंटरप्टेड होती है इफ योर स्कूल इज डिसिप्लिन्ड इनफ। कॉजेज ऑफ इनडिसिप्लिन, यूजुअली क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे स्कूल या बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इनडिसिप्लिन होते हैं, उनके अंदर डिसिप्लिन की बहुत कमी होती है। तो सबसे पहला जो वजह है इनडिसिप्लिन का, लेक ऑफ पेरेंटल गाइडेंस और पीयर इन्फ्लुएंस। ठीक है, सबसे पहले ये होता है कि स्कूल जो है ना, स्कूल हमारे पास दो किस्म के ग्रुप्स हमारे सामने आते हैं। वन इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रुप, ठीक है, मैं आपकी चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ, एंड सेकंड इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रुप। तो जब भी कोई बच्चा कोई भी चीज सीखता है, कोई भी लर्निंग करता है, तो वो दो ग्रुप्स से सीखता है। सबसे पहले प्राइमरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसमें बच्चा जो है ना अपने वालदेन से, अपने बहन भाइयों से, अपने नेबर से, उनसे सीखता है। ठीक है, उनसे वो लैंग्वेजेस सीखता है, उनसे वो कल्चर सीखता है, उसमें वो उठना बैठना सीखता है, उसमें वो खेलना कूदना सीखता है। और सेकेंडरी ग्रुप वो होता है जिसमें फ्यूचर में आकर जैसे स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन लेता है तो अपने टीचर से सीखता है, अपने प्ले ग्राउंड फ्रेंड से सीखता है, या इसी तरीके से वो जब जॉब हासिल करता है तो वो अपने कोलीग्स से सीखता है, या इसी तरीके से वो अपने बाकी जो फॉर एग्जांपल जो फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, या जो ग्रुप होते हैं जिनके साथ वो उठता बैठता है, तो उनसे वो सीखता है। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि पेरेंटल गाइडेंस ना होने की वजह से, जब पेरेंट्स
की तरफ से या फिर उनके जो सेकेंडरी ग्रुप है, यानी प्राइमरी ग्रुप या सेकेंडरी ग्रुप, जब दोनों की तरफ से हमारे पास इक्वल गाइडेंस नहीं होती, जब आपको चीजें नहीं सिखाई जाती, जब आपको डिसिप्लिन नहीं सिखाया जाता, तो इसकी वजह से आपके स्कूल में बहुत ज्यादा जो इनडिसिप्लिन है वो देखने को मिल सकती है। यूजुअली इस तरह होता है जब पेरेंट्स बच्चे को, स्कूल बेसिकली नाम ही डिसिप्लिन का है, स्कूल अगर आपको एजुकेशन दे ना दे, स्कूल आपको डिसिप्लिन जरूर सिखाती है। लाइक फॉर एग्जांपल वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, brushing your teeth, getting a shower, and then doing your breakfast on time, reaching to the school on time, taking classes properly, doing your homework, participating in co-curricular activities, and participating in your final exams, mid exams, quizzes, assignment and presentation। तो ये क्या करता है, ये आपको डिसिप्लिन सिखाता है, ठीक है। ये ऐसे जैसे आर्म्ड फोर्सेस में सुबह सवेरे फालन होता है, तो हर कोई ऑफिसर और जो है ना सोल्जर, वो सारे आकर ग्राउंड पे या फील्ड पे जो है ना वो अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करते हैं। तो ये जो अक्सर जो है इनडिसिप्लिन देखने को मिलती है, ये उस सूरत में होती है जब आपके पास पेरेंटल कंट्रोल ना होने के बराबर होता है, जहां पर पेरेंट्स ने बच्चों को अच्छी तरीके से सिखाया नहीं होता कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेकेंडली, इनइफेक्टिव टीचिंग मेथड्स और पुअर एंगेजमेंट। सेकंड इनडिसिप्लिन होने की वजह ये होती है कि जब टीचर्स बहुत अच्छे नहीं होते, उनके मेथडोलॉजीज अच्छे नहीं होते, वो स्टूडेंट्स को इंगेज नहीं करते अपने टीचिंग मेथडोलॉजी में, उनके साथ एक्टिव इंटरेक्शन नहीं करते, उनके साथ एक्टिव एक्टिविटी नहीं करते, तो इस सूरत में भी स्टूडेंट्स इनडिसिप्लिन हो जाते हैं। इट मीन्स कि स्टूडेंट्स का लगाव इनके इतना ज्यादा टीचर्स के साथ नहीं होता, या इतना ज्यादा स्टूडेंट्स का लगाव टीचर्स के साथ नहीं होता। तो जब ये दोनों कंडीशन होती हैं तो इनडिसिप्लिन देखने को मिलती है। इनकंसिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफ रूल्स। अक्सर ये होता है कि जब आपको रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किए जाते किसी जगह पर, जब फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल या कोऑर्डिनेटर या क्लास टीचर जब चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और छोटी छोटी चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं, तो जब आप रूल्स को अच्छी तरीके से इन्फोर्स नहीं कर पाते, जब आप प्रिंसिपल्स को, जब आप अपने नॉर्म्स एंड वैल्यूज को अच्छी तरीके से इन्फोर्स नहीं कर पाते, जहां पर फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट मिसबिहेव करता है आपके टीचर के साथ और आप उसको कोई पनिशमेंट नहीं देते, तो जब इस तरह के होते हैं तो इससे आपको क्या होता है कि बाकी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक करेज मिलता है, एक हौसला मिलता है, जिसकी वजह से वो आइंदा फ्यूचर में दे आर मोर लाइकली टू परफॉर्म इन एन इनडिसिप्लिन्ड वे। एंड देन देयर इज इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। यूजुअली व्हाट हैपेंस दैट इन आवर सोसाइटी, हमारे माशरे में क्या होता है कि फैमिली की तरफ से या माशरे की तरफ से या हमारे जो ओवरऑल जो हमारा पीयर ग्रुप होता है उसकी तरफ से हमारे पास जब साइकोलॉजिकल प्रेशर्स आते हैं, इमोशनल प्रेशर्स आते हैं, व्हेन पीपल आर नॉट स्टेबल इनफ, व्हेन दे डू नॉट हैव enough emotional or psychological control over themselves, so in this condition they usually fall prey to indisciplinary actions and they perform against their societal needs. So these were some of the causes of indiscipline methods, या स्कूल में जो डिसिप्लिन की कमी होती है वो इन वजूहत पे होती है कि, और इसकी वजह से अक्सर ये भी होता है कि जो इसमें एक और रीजन भी लिख सकते हैं कि व्हेन यू हैव गॉट इन एफिशिएंट या नॉन एफिशिएंट स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, जब आपका स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन नॉन एफिशिएंट होता है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, इनडिसिप्लिन की वजह से, इनडिसिप्लिन इस वजह से भी हो सकता है व्हेन यू डू नॉट हैव इनफ फैसिलिटीज, ठीक है, जब आप फैसिलिटीज आपके पास अवेलेबल नहीं होती तो अक्सर आपके जो लेक्चर्स होते हैं वो मिसमैनेज्ड हो जाते हैं, तो इनडिसिप्लिन होने की जो है ना शिकायतें वसूल होती हैं। मेजर्स टू ओवरकम इनडिसिप्लिन। इनडिसिप्लिन को किसी भी इदारे में कैसे खत्म किया जा सकता है? वेरी फर्स्ट, क्लियर कम्युनिकेशन ऑफ रूल्स एंड कंसिक्वेंसेस। मतलब ये कि आप हर इंडिविजुअल को ये बताएं, आप अपने रूल्स के बारे में उनको, रिटन रूल्स हो या वर्बल रूल्स हो, आप उनको कम्युनिकेट करें, आप उनको बताएं और उनको इस चीज़ से इंश्योर करवाएं कि अगर कोई भी शख्स अगर कोई रूल को वायलेट करता है तो उसको क्या सजा मिल सकती है। इट मीन्स दे शुड बी टॉट एंड दे शुड बी इंश्योर्ड दैट दे शुड नॉट बी वायलेटिंग एनी रूल्स, ठीक है, क्योंकि जब अच्छी तरीके से जब आप रूल्स को डिक्टेट करते हैं तो नन ऑफ देम डेयर्स टू violate that. So therefore clear communication of rules is very much important. Secondly, positive reinforcement and role modeling by teachers। हमारे जो टीचर्स होते हैं उनको रोल मॉडल होना जरूरी होता है, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, वो रूल्स एंड रेगुलेशन को भी रीइंफोर्स कर सके, उसके साथ साथ अपने आप को एक आइडियल पर्सनैलिटी बनाए। यानी टीचर्स को ये चाहिए कि वो अपने आप को एक ऐसा रोल मॉडल बनाए जिसके जरिए से जो वो कहें स्टूडेंट्स उनको ब्लाइंडली फॉलो करें, ठीक है।
तो जब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है, जब उनको आप ऑन ग्राउंड ले लेते हैं, जिनको आप सपोर्ट प्रोवाइड कर लेते हैं, तो ऐसी सूरत में क्या होते हैं, स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंप्रेस होते हैं अपने टीचर से और उनको अपनी आइडियल पर्सनैलिटी समझते हैं, एंड एवरी नाउ एंड देन दे ट्राई टू फॉलो देयर फुटस्टेप्स। ठीक है, तो पॉजिटिव मॉडलिंग का होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ इन्वॉल्विंग पेरेंट्स एंड काउंसलर्स, यहाँ पे ये होना चाहिए कि हमारे पास यूजुअली क्या होता है कि हमारे माशरे में डिसिप्लिन सिखाया नहीं जाता। ठीक है, डिसिप्लिन नहीं सिखाया जाता, काउंसलिंग नहीं की जाती। तो जब काउंसलिंग नहीं होती, जब डिसिप्लिन नहीं सिखाया जाता, जब पेरेंट्स उनकी जो है ना इन डिसिप्लिनरी एक्शंस को अप्रिशिएट करते हैं और उनको डिग्रेड नहीं करते, तो ऐसी सूरत में क्या होता है, वो जो माशरा होता है वो बहुत ज्यादा इरिटेट करता है। वो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इरिटेट करते हैं, वो दे ट्राई टू क्रिएट फर्स्ट क्लियर। सो इसकी वजह से जो उनकी जो काउंसलिंग होती है वो भी कोई खातिर खा नहीं होती। गॉट इट। एंड देन फेयर एंड कंसिस्टेंट डिसिप्लिनरी एक्शंस, यूजुअली ये होता है कि डिसिप्लिनरी एक्शंस का होना बहुत जरूरी है। यूजुअली हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, दोज हु गो अगेंस्ट द सोशल नॉर्म, दोज हु डिसरिस्पेक्ट और डिसऑनर द टीचर्स, सो ऐसे कंडीशन में ये होना चाहिए कि हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके खिलाफ जो डिसिप्लिनरी एक्शंस हैं वो होना जरूरी होते हैं। ठीक है, उसकी वजह ये होती है कि जब आप उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शंस लेते हैं, किसी को रेस्ट्रिकेट करते हैं, किसी को फाइन करते हैं, तो ऐसी सूरत में वो फिर आइंदा उस किस्म की एक्टिविटीज नहीं करते जिससे स्कूल का डिसिप्लिन खराब होता है। एंड इनकरेजिंग पार्टिसिपेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन स्टूडेंट्स, के स्टूडेंट्स को ये सिखाया जाता है, स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करवाया जाता है, उनको रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाया जाता है, ताकि वो हर एक्शन में, हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे और वो अपना 100% डिलीवरी दे सके। So this was overall school discipline. If you have any question regarding school discipline, you may ask me right now. Over to you all, please. And if it is clear, please drop me yes ताकि हम आगे जाए। देन वी हैव गॉट क्लासरूम मैनेजमेंट। सी, हमने स्कूल डिसिप्लिन तो पढ़ लिया, अभी हमने क्लासरूम को कैसे मैनेज करना है। स्कूल क्लासरूम को मैनेज करने के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। ठीक है, उसमें भी टेक्निक्स जो ज्यादातर जो स्कूल को मैनेज की जाती हैं, क्योंकि स्कूल एक माइक्रो मैक्रो इदारा होता है, स्कूल एक बड़ा इदारा है, तो इसलिए उसकी जो एक्टिविटीज हैं वो बहुत ज्यादा ब्रॉड होती हैं, और वहाँ पे जो काम काज किया जाता है, वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है वो बहुत ब्रॉड इन नेचर होती है। वेयर एज क्लासरूम जो है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड होता है, तो इसलिए वहां पर जो इन्फोर्समेंट होती है, वहां पर जो ज्यादा वो जो एक्टिविटी होती है वो टीचर बेस्ड होती है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट क्लासरूम एक्टिविटीज रन स्मूथली बाय मिनिमाइजिंग डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर एंड मैक्सिमाइजिंग स्टूडेंट एंगेजमेंट। ये क्या है कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्लास एक्टिविटीज को अच्छी तरीके से चलाने के लिए और क्लासरूम में जो डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर होता है, जो डिस्टर्बिंग बिहेवियर होता है, उसको कम से कम करने के लिए और स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा क्लासरूम में इंगेज करने के लिए जो प्रोसेसेस इस्तेमाल किए जाते हैं उनको क्लासरूम मैनेजमेंट प्रोसेसेस कहा जाता है। ठीक है, तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि स्टूडेंट्स शुड बी इन्वॉल्व इन सच अ वे कि क्लासरूम मैनेजमेंट में उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा हो, उनका जो डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर है वो खत्म हो जाए, और स्कूल की जो एक्टिविटीज है, जो क्लास की एक्टिविटीज है, वो बहुत अच्छी तरीके से चल सके। तो इसके कुछ टेक्निक्स होते हैं, वही टेक्निक्स जो हमने वहां पर पढ़ी, थोड़ी बहुत उनकी रिफ्लेक्शन यहाँ पर आपको नजर आएंगी कि एस्टेब्लिशिंग क्लियर रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस। Every teacher should tell the students that what are their roles and what are their statuses in which they are going to participate, ठीक है, and what they are expected to behave like। यानी फॉर एग्जांपल हम अपने एथनो मेथोडोलॉजी में हम ये देखते हैं कि अक्सर क्या होता है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि टीचर जब आएगा तो वो स्कूल क्लास में पढ़ाएगा। इसी तरीके से टीचर एक्सपेक्ट करता है कि व्हेन द स्टूडेंट्स विल कम दे विल रिस्पेक्ट मी एंड दे विल स्टडी। तो सबसे पहला रूल ये है कि आप स्टूडेंट्स को इस चीज की क्लियर कट जो है ना डायरेक्शंस प्रोवाइड करें कि भाई आपका रोल यहाँ पर क्या है और मेरा रोल क्या है। आप रूल्स एंड रेगुलेशन को डिफाइन करें कि आपने इतने बजे आना है, इतने बजे आपकी क्लास खत्म होगी, आपकी कॉपीज इस वक्त चेक होंगी, आपने क्लीनलीनेस या नीटनेस का ख्याल रखना है, एंड आई एक्सपेक्ट कि आप साहब अपना काम वक्त पर करेंगे। तो आप में क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप अपने रूल्स को, अपने रेगुलेशंस को क्लियरली आप उनको क्या करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको बताएं, ताकि
वो अच्छी तरीके से उसको समझ सके। सेकेंडली, एक्टिव सुपरविजन एंड टाइमली इंटरवेंशंस, कि टीचर, students, they all should be cooperating with each other in implementing the rules and regulations. Secondly, कि यहाँ पर जो एक्टिव सुपरविजन होनी चाहिए टीचर्स की तरफ से, हेड ऑफ डिपार्टमेंट की तरफ से, कोऑर्डिनेटर्स की तरफ से, हमारे वाइस प्रिंसिपल्स की तरफ से, प्रिंसिपल की तरफ से, कि वो जो है ना टाइम एंड अगेन क्लास में आते हो, क्लास की सुपरविजन करते हो, क्लास की नीटनेस या क्लीननेस देखते हो, क्लास का जो है ना वो मैकेनिज्म देखते हो कि किस तरीके से स्टूडेंट्स बैठे हैं, हाउ दे आर कोऑर्डिनेटिंग, हाउ दे आर लर्निंग, ठीक है। और उनके दरमियान जो है ना एक टाइमली इंटरवेंशन होना चाहिए कि दोज हु आर वायलेटिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन, दोज हु आर शोइंग एनी डेविएंट बिहेवियर, those who are showing any offensive behavior, those who are disrespecting or dishonoring the rules and regulation laid down by the school administration, the administration should timely intervene in that, उसमें मुदाखलत करें, and firstly he should be, or the offender or the student should be given warning and he should be taught कि आइंदा इस तरह नहीं होना चाहिए। After one or two warnings he should be fined or intervened, ठीक है। फिर आप उसको ये रेस्ट्रिकेट कर सकते हैं, आप उस पर कोई पेनल्टी इंपोज कर सकते हैं, आप उसके एडमिशन को कैंसिल कर सकते हैं। So these things are very much important. And then use of seating arrangements to enhance focus. Usually classroom management में याद रखें कि टीचर के हाथ में जो क्लास होती है उसका टीचर जो है ना वो बहुत एक्टिव प्लेयर होना जरूरी होता है, क्योंकि वो टीचिंग में यूजुअली इस तरह होता है। फॉर एग्जांपल, इफ इट इज को एजुकेशन, फीमेल्स को आगे बिठाया जाता है और मेल्स को पीछे बिठाया जाता है, ठीक है। और सेकेंडली ये होता है कि अगर दोज हु आर हैविंग फार साइट इश्यूज, ठीक है, कि वो लॉन्ग साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस का जिनका मसला होता है, तो उनको जो है ना उसके मुताबिक सीटिंग की जाती है, ताकि स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा वाइट बोर्ड पे या जो भी वीडियोस ऑडियो विजुअल एड्स किए जा रहे हैं उन पर ज्यादा फोकस कर सके और अपनी फोकस के साथ साथ अपनी लर्निंग को भी इंक्रीज कर सके। इन द सेम वे, engaging teaching methods and students participation, यहाँ पर क्या होना चाहिए क्लासरूम मैनेजमेंट में, टीचर्स को एवरी नाउ एंड देन उनको डायरेक्शंस प्रोवाइड करनी चाहिए, उनको टीचिंग करना सिखाना चाहिए, उनकी जो रिफ्रेशर कोर्सेज होना है वो सिखाना चाहिए, और स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करवाना चाहिए ताकि वो क्लास की मैनेजमेंट में अपनी परफॉर्मेंस दे सके। यूजुअली स्टूडेंट्स शुरू शुरू में बहुत ज्यादा फस क्रिएट करते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन को वो तोड़ें, क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसे एज पे होते हैं जिसमें वो किसी के कंट्रोल में आने को पसंद नहीं करते, ठीक है। तो इसके लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बहुत जरूरी होती है कि आप उनको पॉजिटिवली आप उन पे रीइंफोर्स करें। ज्यादातर जो है ना क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड में, जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा है कि वहां पर कॉर्पोरल पनिशमेंट की जाती थी, बच्चों को मारा पीटा जाता था, ठीक है, डंडों का इस्तेमाल किया जाता था, फोर्स का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आजकल उस तरह की कोई भी एक्टिविटीज को मॉडर्न डे की एजुकेशन उसको एक्सेप्ट नहीं करती। और कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन थ्रू डायलॉग्स, यूजुअली स्टूडेंट्स आपस में फाइट करते हैं, टीचर्स आपस में फाइट करते हैं, टीचर स्टूडेंट्स आपस में फाइट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लोग कोऑपरेट नहीं करते, तो उनके लिए टाइमली रेजोल्यूशन होना जरूरी है। कोशिश करें कि डायलॉग्स के जरिए से, अच्छे इंटरेक्शन के जरिए से, ठीक है, और लोगों में हंसी खुशी के जरिए से आप उनके कन्फ्लिक्ट्स को, उनके इश्यूज को एड्रेस करें, उनके कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करें, ताकि वो अच्छी तरीके से क्लासरूम में परफॉर्म करें। यूजुअली स्टूडेंट्स ये होते हैं कि बच्चे आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे के साथ जो है ना वो डिसऑनर शो करते हैं, एक दूसरे को एब्यूज करते हैं या एक दूसरे को बीट करते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में आप टीचर जो होता है उसने टाइमली क्लास में कन्फ्लिक्ट को रेजोल्यूट करना होता है, उनके पेरेंट्स को वार्न करना होता है या इंटिमेट करना होता है या सेंसिटाइज करना होता है, ताकि उनके बच्चों की आइंदा इस तरह की कोई कंप्लेंट ना देखने को मिले। एंड देन लास्ट, कि क्लासरूम मैनेजमेंट में ये बहुत जरूरी कि आप स्टूडेंट्स को हमेशा मोटिवेटेड रखें, आप उनको उनकी तारीफ भी कर सकते हैं, उनको कोई इनामात भी दे सकते हैं, आप उनको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स भी दे सकते हैं, आप उनको पॉजिटिव कमेंट्स भी दे सकते हैं। तो इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा एक्टिवली क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं और वो क्लास में बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हैं। सो आई होप क्लासरूम मैनेजमेंट इज क्लियर। इफ यस देन लेट मी नो, ताकि हम आगे जाए। क्लियर टू एवरीबॉडी? Okay, now next unit we are going to begin, that is क्वालिटी मैनेजमेंट इन सेकेंडरी एजुकेशन। देखिए वो ओवरऑल स्कूल की बात कर रहे थे, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करके टोटल क्वालिटी हमने कैसे मैनेज करना है, मतलब ओवरऑल
इसमें हमारे पास स्कूल भी आएगा, इसमें हमारे पास स्टाफ भी आएगा, इसमें हमारे पास टीचर्स भी आएंगे, इसमें हमारे पास रिसोर्स भी आएंगे, इसमें हमारे पास पेरेंट्स भी आएंगे। सब लोगों की क्वालिटी को कैसे मैनेजमेंट करना है, पर्टिकुलरली सेकेंडरी स्कूल्स में, ठीक है। इट इज अ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अप्रोच एम्ड एट अचीविंग एक्सेलेंस इन स्कूल प्रोसेस एंड आउटकम्स। ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें कोशिश की जाती है कि स्कूल की जो परफॉर्मेंस है वो उस ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव की जाए, ज्यादा से ज्यादा आउटकम्स को इम्प्रूव किया जाए, ज्यादा से ज्यादा उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को लर्निंग मैकेनिज्म की तरफ मोटिवेट किया जाए, टीचर्स को इन्वॉल्व किया जाए, स्टेक होल्डर्स यानी टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, और जो डायरेक्टर्स या डिप्टी डायरेक्टर्स होंगे या और जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है उनको इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे जमा करना कि स्कूल की जो टोटल क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके। इसमें की प्रिंसिपल्स क्या है? ज्यादातर जो क्वालिटी मैनेजमेंट होती है, स्टूडेंट लर्निंग, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग होना चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स की होनी चाहिए, उनको स्टूडेंट्स को एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बनाना चाहिए। इसके साथ साथ कंटिन्यूस फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट, मतलब आप उनको उनमें इम्प्रूवमेंट भी हाईलाइट करें और स्टूडेंट्स को उनका कंटिन्यूस फीडबैक भी दें कि यस यू आर डूइंग ग्रेट, यू शुड बी डूइंग दिस, यू शुड नॉट बी डूइंग दैट, ठीक है। आप उनको डूज एंड डोंट से आप उनको सिखाएं। इसके साथ साथ क्या होता है कि आप जब उनको सपोर्ट करते हैं, जब आप उनको कंटिन्यूस एवेल्युएशन देते हैं तो वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। और इसके साथ साथ उनके जो तमाम स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको क्या कर सकते हैं, आप उनको इन्वॉल्व करें। मतलब ये कि आप उनके साथ पेरेंट टीचर मीटिंग करें, आप बच्चों को जो है ना एवरी नाउ एंड देन मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें इनवाइट करें। आप अपने जो स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको अप्रिशिएट करें। इसके जरिए से क्या होता है कि स्टूडेंट्स के जो ग्रीवेंसेस होते हैं वो भी रिड्रेस हो जाते हैं, और ज्यादातर जो टीचर्स होते हैं, उनको भी उनके काम का सिला मिलता है इन टर्म्स ऑफ एक्नॉलेजमेंट, इन टर्म्स ऑफ एप्रिसिएशन, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल ग्रांट्स और होनोरियम, ठीक है। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि वो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा या टीचर्स बहुत ज्यादा अप्रिशिएटेड फील करते हैं और आइंदा मुस्तकबिल में आने वाले तमाम काम को अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हैं। और ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल प्रोसेस होना चाहिए कि स्कूल में इस तरह नहीं हो कि सम स्टैंड इन लॉ एंड सम स्टैंड अबव लॉ, ठीक है। इस तरह का कोई भी कुछ नहीं होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन होनी चाहिए, हर कोई जो है ना बराबर होना चाहिए, एंड एवरीबडी शुड बी परफॉर्मिंग अकॉर्डिंग टू देयर ड्यू राइट्स विद इन द सोसाइटी। एंड देन प्रोसेस, किस प्रोसेस से गुजरना चाहिए, ठीक है। प्रोसेस ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन स्कूल, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टैंडर्ड। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन से स्टैंडर्ड के मुताबिक अपने स्कूल को डिजाइन करना है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, आपको क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है, किसी एक्टिविटी करने से आपको क्या आउटकम्स हासिल होंगे। तो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है, फिर आपने स्टूडेंट से कंटिन्यूस फीडबैक लेकर डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है। कलेक्ट डेटा थ्रू असेसमेंट एंड फीडबैक, मतलब आप स्टूडेंट से, टीचर से, स्टेक होल्डर से आप डेटा कलेक्ट करते हैं और उसको फिर आप एनालाइज करते हैं। एनालाइज डेटा फॉर गैप्स एंड इनएफिशिएंसीज, उन डेटा से आपको पता चलता है कि आपके स्कूल में क्या क्या जो है ना वीकनेसेस हैं, क्या क्या स्ट्रेंथ्स है, किन के जरिए से आप किन को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें ऑलरेडी इम्प्रूव्ड हैं, किन चीज़ों को ज़्यादा बेटर कंसिडरेशन दी जा सकती हैं। एंड देन जब आपको पता चल जाते हैं अपने वीकनेसेस का, अपने इनएफिशिएंसीज का, अपने गैप्स का, तो फिर आप कुछ करेक्टिव मेजर्स लेकर आते हैं और उनको करेक्टिव एक्शंस के जरिए से आप उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। फॉर एग्जांपल, हम जब आज बात करते हैं एजुकेशनल सिस्टम की तो हम कहते हैं कि भाई जो चीटिंग है वो एक बहुत बड़ा नासूर बन चुका है। तो हमें क्या पता चला, इनएफिशिएंसी का पता चला कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फेल हो चुका है। तो हम क्या करते हैं, चीटिंग से रोकने के लिए हम लोगों को अच्छा पढ़ाते हैं, टीचर्स की अटेंडेंस को रेगुलेट करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि ऐसी जगह पर हॉल्स बनाए जाए जहाँ पर चीटिंग प्रोवाइड ना हो। हम अच्छा सुपरविजन का स्टाफ लगा देते हैं या इन्विजिलेशन स्टाफ लगा देते हैं, जिसकी वजह से उसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन की जाती है और हमें रिजल्ट देखने को मिलती है। तो मुख्तलिफ प्रोसेसेस को फॉलो किया जाता है टोटल ओवरऑल क्वालिटी को मैनेज करने में, कि आप सबसे पहले अपने स्टैंडर्ड को और ऑब्जेक्टिव को डिजाइन करते हैं, फिर आप उसके लिए डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उस डेटा को एनालाइज करते हैं, फिर एनालिसिस में आपको अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स का पता चलता है। वीकनेसेस को काउंटर करने के लिए आप कुछ करेक्टिव मेजर्स का इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके बाद में आप उसको मजीद अपने रिजल्ट्स में देखते हैं, ठीक है। और कुछ एरियाज हैं जिनमें आप क्वालिटी को मैनेज कर सकते हैं। मल्टीपल एरियाज है, स्कूल का कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पर क्वालिटी मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल्स है वो लागू ना हो।
करिकुलम डेवलपमेंट में आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि भाई किस तरीके से आपने अपने करिकुलम को रेगुलेट करना है, उसको अपडेट करना है, उसमें रेलेवेंस क्रिएट करनी है अपने स्टूडेंट्स की डिमांड के मुताबिक, अपने स्टूडेंट्स के नीड्स के मुताबिक आप कोई एक लेक्चर्स को डिजाइन करेंगे, ठीक है। टीचिंग लर्निंग जो मैकेनिज्म है उसको इम्प्रूव करने के लिए आप कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्टिव सेशंस वो करें, आप उनके साथ बैठे, आप उनके साथ मीटिंग्स रखें, आप उनके साथ इतना इंटरेक्टिव हो कि वो स्टूडेंट्स जो है ना वो आपके साथ कंफर्टेबल फील करें। इंक्लूसिव होना चाहिए, यानी ये नहीं है कि कुछ लोगों को, ब्लू आइड लोगों को मीटिंग में बुलाएं और अदर्स को ना बुलाएं, या कुछ टीचर्स को बुलाएं कुछ को ना बुलाएं। तो इंक्लूसिव होना चाहिए, एवरीबडी शुड बी गिवन due share, due respect, due equality, and right man for the right job should be selected and appointed, ठीक है। एंड इफेक्टिव मेथड, मतलब मुख्तलिफ तरीकों का इस्तेमाल करके हमें टीचिंग और लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। स्टूडेंट असेसमेंट भी हम कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट असेसमेंट हमारी फेयर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, वेरीड होनी चाहिए, टाइम एंड अगेन हमें करनी चाहिए, और स्किल बेस्ड एवेल्युएशन करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जो है ना एक ही क्लास में एक शख्स है, एक स्टूडेंट है जो टीचर को अच्छा लगता है तो उसकी बुनियाद पर उसकी असेसमेंट बार बार A+ आ रही है, और बाकी जो स्टूडेंट्स पढ़ने में अच्छे हैं लेकिन उनको जो है ना कोई अच्छा खासा असेसमेंट नहीं मिल रहा होता, ठीक है। स्टाफ की डेवलपमेंट भी हो सकती है, कंटिन्यूस प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, ठीक है। अक्सर टीचर जो सीनियर टीचर्स हैं उनके लिए जूनियर टीचर्स या जो न्यू टीचर्स होते हैं उनको वेलकम पार्टीज देना चाहिए, जो ट्रांसफर होते हैं उनको फेयरवेल पार्टीज देनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होता है कि इनके साथ टीचर्स का और स्टूडेंट्स का उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप डेवलप होता है, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जिसमें वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और इन तमाम कंडीशंस में बहुत ज्यादा पॉजिटिव इन्फोर्समेंट देखने को मिलती है। रिसोर्स को यूटिलाइज करना चाहिए, ऑप्टिमल यूज ऑफ मटेरियल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के क्लासेस को इस तरीके से मैनेज करना चाहिए, टाइम टेबल ऐसे तरीके से बनाना चाहिए कि जो सीनियर टीचर्स है उनको उनका मैक्सिमम इस्तेमाल किया जा सके, उनके मैक्सिमम क्लासेस को गाइड किया जा सके, और उसके जो जूनियर टीचर्स होते हैं उन जूनियर टीचर्स को उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठवाना चाहिए, ठीक है। उनको मुख्तलिफ पॉइंट्स पे उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेट हो सकते हैं, और अपने स्कूल के तमाम जो क्लासेस होते हैं या जो रिसोर्सेज होते हैं उनको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स उससे फ़ायदा उठा सकें। कम्युनिकेशन भी अच्छी होनी चाहिए, क्लियर और टाइमली इंफॉर्मेशन का फ्लो होना चाहिए, सोशल मीडिया के ग्रुप्स बनाने चाहिए, मोबाइल फ़ोन पे पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन होना चाहिए। आप पेरेंट्स स्टूडेंट्स की जो अटेंडेंस होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि पहले ही पीरियड में उनकी अटेंडेंस ले ली जाए, और जो स्टूडेंट एब्सेंट होता है तो उनके पेरेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए कि ये बच्चा क्यों नहीं आया, उसकी क्या वजूहत है, ठीक है। वो टाइमली, अक्सर स्टूडेंट्स ये होते हैं कि बंक करते हैं क्लासेस को, क्लासेस नहीं आते, तो या फिर उनका कोई रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो जब वो बच्चे जब स्टूडेंट्स टीचर्स या जो है ना पेरेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, जब तो स्कूल की तरफ से जब उनको इंफॉर्मेशन मिलती है तो फिर वो अलर्ट हो जाते हैं। पेरेंट एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, कि फीडबैक भी होना चाहिए, सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। जो लोग ज्यादा वेल ऑफ नहीं होते तो उनको हमें जो है ना एजुकेशनल सपोर्ट या फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करनी चाहिए। दिस वाज ओवरऑल क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सेकेंडरी स्कूल के हवाले से। इफ इट इज क्लियर प्लीज ड्रॉप मी यस ताकि हम आगे जाए। ओके, इंस्टीट्यूशन प्लानिंग भी वही होती है, ठीक है। कि अभी आपने वहां पर ओवरऑल हमने प्लानिंग को देखी, ठीक है। ये इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग है कि कैसे आप इंस्टीट्यूट को आप डिजाइन करते हैं, उसको प्लान करते हैं। इट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ स्कूल लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल। मतलब स्कूल की मैनेजमेंट का या उसके एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म प्रोग्राम होगा तो उसको हासिल करने के लिए जो भी स्ट्रेटेजीज बनाई जाती हैं, जो भी प्लान्स बनाए जाते हैं, उसे हम इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग में डिस्कस करते हैं। इनका पर्पस क्या होता है कि रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा या इफेक्टिव इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है। कि रिसोर्सेज ऐसी इस्तेमाल की जाए जिससे हमारे पास ज्यादा से ज्यादा फायदे देखने को मिले। अलायंस स्कूल्स डेवलपमेंट विद कम्युनिटी नीड्स, जो कम्युनिटी की नीड्स होती हैं उनके मुताबिक हमें परफॉर्म करना चाहिए, हमें हमें अपनी एक्टिविटीज को उसके साथ रेगुलेट करना चाहिए, और कोलेबरेटिव या डिसीजन मेकिंग जो है ना फॉस्टर करना चाहिए। मतलब टीचर्स, स्टूडेंट्स, स्टेक होल्डर्स, उन सबको एक ऐसे पॉइंट पे लाना चाहिए जिसमें वो अपने जो परफॉर्मेंस है उनको अच्छी तरीके से
डिस्कस कर सके और अपनी डिसीजन मेकिंग को इम्प्लीमेंट करवा सके। इसके कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। सबसे पहले आप अपने स्कूल की, अपने इंस्टीट्यूशन के सिचुएशनल एनालिसिस करते हो, जिसे हम स्वॉट एनालिसिस कहते हैं, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स का पता लगाते हो, आप अपने वीकनेसेस का पता लगाते हो, आप अपने अपॉर्चुनिटीज का पता लगाते हो, आपको जो थ्रेट्स है उसका पता लगाते हो। तो क्या आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज है, क्या आपके वीक एरियाज है, उनको सामने रखते हुए आप अपने इंस्टीट्यूट को प्लान करते हो। जो आपके स्ट्रेंथ्स होते हैं आप उसको मजीद स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हो, जो आपके वीकनेसेस होते हैं उनको आप खत्म करने की कोशिश करते हो, जो अपॉर्चुनिटीज होते हो आप उसको अवेल करते हो और थ्रेट्स को खत्म करने की कोशिश करते हो। इसी तरीके से आप अपने गोल्स को डिजाइन करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को डिजाइन करते हैं, जो आपको मजीद क्लेरिफिकेशन प्रोवाइड कर देता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर या शॉर्ट टर्म गोल या लॉन्ग टर्म गोल में हमने कौन से काम करने हैं, कौन से काम नहीं करने, किस तरीके से हमने करने हैं, किस तरीके से नहीं करने। तो डूज एंड डोंट्स, आपकी जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, मेजर्स हैं, वो तमाम आप यहाँ पर डिसाइड करते हैं। फिर उन ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज को डिजाइन करते हैं। आप उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एलोकेट करते हैं, बजट को एलोकेट करते हैं, रिसोर्स की प्लानिंग करते हैं, जिसके जरिए से आप अपने उन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करते हैं। तो इसकी जो एक्टिविटीज होती हैं उसकी टाइमली इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं और आप उसको मॉनिटर भी करते हैं कि जो आपने प्लानिंग की है, इंस्टीट्यूट को डिजाइन करने की प्लानिंग की गई है, क्लास को मैनेज करने की प्लानिंग की गई है, हेल्थ या फिजिकल एजुकेशन को इम्प्रूव करवाने की जो प्लानिंग की गई है, लेसन प्लानिंग जो की गई है, क्या वो अच्छी तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है। तो उसका अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट करवाना, उसका मॉनिटर करना इज वन ऑफ द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर। एंड देन एवेल्युएशन एंड रिवीजन ऑफ द प्लान। यहाँ पर आप उसको एवेल्युएशन करते हो, आपको पता चलता है कि क्या चीज आपके काम के मुताबिक चल रही है और क्या चीज आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उसके खिलाफ चल रही है। और फिर कोई चीजें जो आपके खिलाफ, उसके खिलाफ चल रही होती तो आप उसको क्या करते हो, आप उसको रिवाइज करते हो, आप उस प्लान को अमेंड करते हो और आप उसमें मजीद रेनोवेशन लेकर आते हो, जिसके जरिए से आप अपने डिपार्टमेंट को या आप अपने सिस्टम को मजीद अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, आप अपने इंस्टीट्यूशन को अच्छी तरीके से प्लान करके आप उसमें डेवलपमेंट ला सकते हो। सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी। इफ यस, प्लीज ड्रॉप मी यस, ताकि हम आगे। स्कूल रिकॉर्ड को मेंटेन करना भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है। These are essential documents that provide evidence of activities। ये आपको जो जो भी आप एक्टिविटीज स्कूल्स में करवाना चाहते हैं, उसकी जो है ना एविडेंस के तौर पे रखे जाते हैं, उसके सबूत के तौर पे रखे जाते हैं, जो आपने डिसीजंस लिए। फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट को आपने पेनल्टी दी, किसी को रेस्ट्रिकेट किया, किसी को आपने जो है ना फॉर एग्जांपल फाइन किया, कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की, कोई बजट से कोई चीज मंगवाई, कुछ टेबल्स मंगवाए, कुर्सियां मंगवाई, या आपने किसी को एंटरटेन किया, ठीक है, आपने ट्रॉफीज दी, तो उस सब का रिकॉर्ड आप स्कूल रिकॉर्ड में मेंटेन करते हैं। इससे क्या होता है कि आपको अपने बजट का पता चलता है, प्लानिंग में और डिसीजन मेकिंग में आपको मदद मिलती है, ठीक है। और इसके साथ साथ इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, से ट्रांसपेरेंसी का भी पता चलता है कि आपके पास जो बजट आया आपने उसको कैसे इस्तेमाल किया, क्या आपको फायदा मिला या नुकसान मिला। एंड फुलफिल लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स, जो भी लीगल जो काम होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बजटिंग होती है, आपकी ऑडिटिंग होती है, आपकी ट्रांसपेरेंसी होती है, आपकी अकाउंटिंग होती है, तो वो तमाम जो लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसको पूरा किया जाता है। इसके मुख्तलिफ तरीकों से आप रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों में रिकॉर्ड, एडमिशन्स का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, अटेंडेंस का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, एकेडमिक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि कौन बच्चा पेपर देने के लिए आया, कौन पेपर देने के लिए नहीं आया, कौन एबसेंट था, कौन पास हुआ, कौन फेल हुआ। इसी में अक्सर देखा होगा कि आपके लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में जो आपके इश्यूज होते हैं, तो आपके जो स्कूल का रिकॉर्ड होता है उसके मुताबिक आपकी नेम की स्पेलिंग हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, आपका जो कुछ भी हो वो उसी के मुताबिक होता है। हेल्थ रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाता है कि कब कौन बीमार हुआ, कब किन के टेस्ट करवाए गए। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स भी मेंटेन किए जाते हैं कि कब आपके पास कितनी फीस जमा हुई, कितने गवर्नमेंट की तरफ से आपके पास बजट आया और आपने उसके कितने एक्सपेंसेस, कितने स्कूल के एक्टिविटीज में, कितने को करिकुलर एक्टिविटीज में, कितने हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन में आपने कितने एक्सपेंसेस किए। तो इन सबको मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। और स्टाफ का भी रिकॉर्ड होना चाहिए कि लॉग बुक्स होनी चाहिए, इंस्पेक्शन रजिस्टर होना चाहिए। कि लॉग बुक्स में यूजुअली ये होता है कि आपके पास अगर आपकी गाड़ियां होती हैं तो गाड़ियां कब आई, कब गई, कितना पीओएल इस्तेमाल किया गया, कितने कितने लोगों को कौन कौन सी चीजें प्रोवाइड की गई, किस किस के नाम पे क्या क्या चीज अलॉटेड है। आपने जो इंस्पेक्शन किया, आपने मुख्तलिफ, फॉर एग्जांपल अक्सर लोग आपके पास विजिट्स करने के लिए आते हैं, सेक्रेटरीज विजिट करने के लिए आते हैं, तो आप उनको बताते हो कि आपने
कौन कौन सी चीज़ों को किस तरीके से मैनेज किया, और वो अपने रिमार्क्स इसमें इंसर्ट करते हैं। सो आई होप यू ऑल गॉट इट। फिर उसके बाद हमारे पास ये तीन चीज़ें रह गई हैं। हमारे पास टाइम शॉर्ट है, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इसको हम कल वाइंड अप करें। तो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओवर टू यू ऑल प्लीज।